हाँ, तो बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी की जो निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल आया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं और उसी के तारतम्य में हम चलते हैं आज। जो हमारी इकाई 1 है ना? काव्यखंड जिसका नाम है, इसमें ये पाठ है साक्ष्यम, शबद, वाक, सवैया, केदी और कोकिला, ग्रामश्री, मेघ आए, है ना? तो इनमें ये 17 अंक की है पूरी इकाई, इसमें से 3 अंक की जो है वो व्याख्या आती है। तो आज हम लोग जो व्याख्या है भावार्थ जिसे बोलते हैं, है ना? पद्य भाग में उस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको हर बार की तरह बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों आप अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और आपको कहीं भी किसी भी समय हिंदी विषय में कोई भी समस्या हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के समय भी समस्या हो, तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन लगा सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं व्याख्या वाले पोर्शन पर इसके। तो जैसा कि प्रश्न आता है, ये निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, है ना? भावार्थ भी पूछता है और पहले इसमें व्याख्या शब्द आता था, भावार्थ आया पद्य भाग है इसलिए गद्य में तो यहाँ व्याख्या ही होगा। और ये 3 अंक का प्रश्न आता है दोस्तों, और ऐसे 2 प्रश्न आते हैं तो 6 अंक के लिए, और ये अथवा में आता है। तो अपने को अच्छी तैयारी करेंगे तो अपने 3 में से 3 अंक किसमें आएंगे, तो हम लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले पहली व्याख्या से प्रारंभ करेंगे हम लोग और इसको समझेंगे, और इसको लिखने का तरीका यदि हमने सीख लिया तो फिर हम कैसी भी व्याख्या आएगी हम उसको, मतलब भावार्थ आएगा, व्याख्या आएगी तो हम उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। ये कबीरदास जी की है और साख्याम शबद पाठ से लिया गया है। पहला पाठ है हमारा जिसके रचनाकार कवि जो है, रचनाकार या कवि हम जिन्हें बोलेंगे कबीरदास है। तो देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में हम पहुंचे हैं, किस तरह से इसका संदर्भ प्रसंग लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग संदर्भ में क्या लिखते हैं, क्योंकि हम लोग ने लिखना सीख लिया तो फिर मुझे नहीं लगता हमें आगे समस्या आएगी। पहले हम सबसे पहले तो लिखना सीखेंगे क्या होगा, और सही सही लिखेंगे, ध्यान रहे मात्राओं की गलती भी ना करें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साखियां एवं शबद पाठ से लिया गया है ना। ये काव्यांश जो है ये इसको पद्यांश भी बोलते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, हमारी पुस्तक का नाम अपने आप हम कक्षा 9वीं में क्षितिज भाग 1 चलती है और उसका पहला पाठ है। तो क्षितिज के साक्ष्यम शबद पाठ से लिया गया है और इसके कवि कबीर हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि यदि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें पाठ का नाम तो होता है याद, है ना? क्योंकि जैसे हम लोग ये दोहा या ये काव्यांश देखते हैं परीक्षा में तो हमें पाठ का नाम तो पता चल जाता है, लेकिन कई बार कवि का नाम हमें नहीं पता होता, लेखक का नाम नहीं पता होता, और हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में इसको कुछ भी लिखे आते हैं या फिर गलती से गलत लिखे आते हैं। तो फिर क्या होगा, पूरी व्याख्या गलत हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारे रचनाकार ही गलत हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आपको सही याद रहे। नहीं याद है तो आप इसको वैसे तो छोड़ना नहीं, लेकिन आप छोड़ सकते हैं। फिर क्या करोगे, नहीं तो गलत लिखने से तो अच्छा है कि इसके कवि को आप न लिखें, लेकिन फिर भी बनते कोशिश आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पूरा तैयार करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा लिखना है। और ये जितनी भी भावार्थ है सब में जैसा सबसे पहले उसके पाठ का नाम लिखेंगे फिर उसके रचनाकार का लिखेंगे। जैसे केदी और कोकिला है तो माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ लिखेंगे, सवैया है तो यहाँ पर रसखान लिखेंगे, है ना? तो तो इस तरह से अपने को लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साक्ष्यम शबद पाठ से लिया गया, इसके कवि कबीर है। अब इसमें नीचे प्रसंग लिखना है, ये दूसरा बिंदु हमारा प्रसंग का। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं दोस्तों, इस बात का भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में एकनिष्ठ प्रेम या सच्चे प्रेम को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत काव्यांश में किया गया है, क्या हुआ है, एकनिष्ठ प्रेम या सच्चे प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। अब यहाँ कबीरदास जी क्या करते हैं, अब इसके दोहे को अर्थ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको समझाएंगे, जो दोहा है इसको समझाएंगे हम लोग, है ना? कि दोहा है इसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे अब यहाँ देखेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी कहते हैं कि किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, है ना? कबीरदास जी कहते हैं मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे वो नहीं मिला, है ना? मैंने सोचा कि भाई एक सच्चे व्यक्ति को ढूंढूं जो भगवान का भक्त हो,
भगवान से प्रेम करता हूँ, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो मुझे नहीं मिला। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए। है ना? नहीं मिला, लेकिन जब बहुत ढूंढा, बहुत प्रयास किया और अंत में वो मिल भी गया, तो सभी पाप मेरे जो है जैसे उनसे मैं मिला, मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए और दुर्भावना समाप्त हो गई है। मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। है ना? तो इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा सरल और बोधगम्य है, और अनुप्रास अलंकार और दोहा छंद है। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है? अनुप्रास अलंकार और दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है? यह काव्य सौंदर्य चौथा बिंदु है। हमारी इस पुस्तक में दिया नहीं है, क्योंकि ये 3 अंक में आता है प्रश्न, तो 3 बिंदु यहाँ दिए हैं, है ना, सरलता की दृष्टि से। लेकिन आप लिखना चाहें तो, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में जब आप 11वीं में जाएंगे तो आपको एक काम पड़ेगा इसका, तो काव्य सौंदर्य में अपने को लिखना है कि भाषा कैसी है। भाषा सरल है, क्योंकि और बहुत गम्य है, आसानी से हम समझ पा रहे हैं। अनुप्रास अलंकार है ना, और दोहा छंद है। ठीक है? इसके बाद हम लोग अगले बिंदु पर चलेंगे। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ये भी कबीरदास का ही है ना, और कबीरदास ही इसके कवि हैं। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया हमने देखा था, ऊंचे कुल का जन्मिया, ये देखो आप, है ना, और जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुराबरा साधु निंदा सोई। है ना? तो इसको देखते हैं हम लोग और इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत काव्यांश जो है ना, आपको नजर आ रहा होगा ये प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साख्यम शब्द पाठ से लिया गया है, और इसके कवि कौन है? कबीरदास है। कौन है इसके कवि? कबीरदास है या कबीर है। और फिर हम लोग यहाँ देखेंगे काव्यांश जो दोहा है, या दोहे में, दोहा भी लिख सकते हैं, दोहे में कवि ने कर्म की महत्ता को स्पष्ट किया। दोनों में से एक लिखेंगे। जो प्रस्तुत काव्यांश है या प्रस्तुत दोहा है, इसमें कवि ने कर्म की महत्ता को स्पष्ट किया है। क्या किया है? कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जैसे कोई बहुत बड़े कुल में, बड़े परिवार में उसका जन्म हुआ है, किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं है, तो क्या लाभ है? सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो भी साधु लोग, सज्जन लोग जो हैं, ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। है ना? ये इतना सा इसकी भावार्थ हमने लिख लिया। फिर इसका है काव्य सौंदर्य, कर्म के क्षेत्र को महत्व दिया गया है। और दूसरा, अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार के साथ दोहा छंद की छटा देखने को मिलती है। ठीक है? तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। है ना? यहाँ देखते हैं हम लोग, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। अब इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले दोहा देखेंगे, ये वाला, हस्ती चढ़िए ज्ञान की है, यहाँ पर ज्ञान की है ये, है ना, को तो यहाँ पर ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। तो ज्ञान रूपी हाथी, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये है, तो वही वाली बात है। सबसे इसके लेखक भी कबीर ही। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साख्याम शब्द पाठ से लिया गया है, और इसके कवि कौन है? कबीर है। ठीक है? और प्रसंग है, काव्यांश में या दोहे में साधना के द्वारा ज्ञान अर्जन करने पर बल दिया गया है कि हम साधना के माध्यम से कैसे ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत काव्यांश में, या दोहा है, दोहे में ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सत समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। है ना? तो चलते रहना चाहिए, या मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहना चाहिए। है ना? यहाँ पर रहना चाहिए लिख सकते हैं आप लोग। ऐसा करते हुए, है ना, यदि ऐसा करते हुए यदि कुत्ते रूपी, है ना, संसार भी, है ना, कुत्ता रूपी संसार लिख देते हैं, कुत्ते की जगह कुत्ता कर देते हैं, कुत्ता रूपी संसार, है ना, निंदा भी करता है, तो भी साधक को चाहिए कि वह निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ता है ना?
क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जब आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो बहुत सारे लोग आपका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो फिर मतलब आप अपने जो कर्म पथ है उससे आप भटक जाएंगे। तो उनका मतलब कबीरदास जी का कहना है कि संसार का क्या काम है, भोंकना, है ना। तो कुत्ता जैसा बताया गया, और आप अपने कार्य को करते रहें, अपनी साधना को आगे बढ़ाते रहें। फिर इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं हम लोग। ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया गया, और दृष्टांत अलंकार के साथ साथ दोवाचन की छटा देखने को मिलती है। ठीक है, अब हमारा चौथा बिंदु देखेंगे हम लोग, चौथी जो काव्यांश है हमारा चौथा काव्यांश। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की देहनु मंजारा। अब आपको पता है ना ये, तो रस खान ये जो सवैये से लिया गया, और रस खान चाहते कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो वही रस की खान जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं उन्हीं के साथ में जो ग्वाले हैं उनके बीच का एक ग्वाला बन जाऊं, पशु बनूं तो फिर मैं नंद बाबा की गाय बन जाऊं। इस तरह का इसमें अर्थ है। तो हम अब इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम यही पंक्ति लिखेंगे। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सवय पाठ से लिया गया है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता आ रहा हूँ। तो उसी को देखते हैं हम लोग। तो जैसे ये यहाँ नीचे है ना ये पंक्ति, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सवैये पाठ से लिया गया है इसको, और इसके कवि कौन है, रस खान है। ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि व्याख्या जिस पाठ की है उसके कवि का भी अपने को नाम सही सही लिखना है, किसी भी स्थिति में अपने को गलत नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रसंग और व्याख्या पर चलते हैं। तो ये आपके सामने इसका प्रसंग है कि यहाँ कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति लगाव प्रकट हुआ है ना। कवि रसखान का क्या भाव प्रकट हुआ, उनका ब्रजभूमि के प्रति लगाव प्रकट हुआ है कि भाई मैं जब भी जन्म लूं, हे प्रभु मैं जब भी जन्म लूं, मनुष्य रूप में जन्म लूं, तो मैं कहाँ जन्म लूं, मैं ब्रजभूमि में ही जन्म लूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भावार्थ क्या है। कृष्ण भक्त जो रसखान है कवि, रस कृष्ण भक्त रसखान कवि ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो रस की खान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले, उनका खुद का भी नाम रस खान था, और वो कृष्ण को भी रस की खान यानी आनंद की खान मानते थे। तो खुद भी रस खान थे और सामने कृष्ण को भी रस खान कहते थे। तो अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो रस की खान श्री कृष्ण के साथ रहने वाले ब्रज के गोकुल के ग्वालों में से एक ग्वाला बन जाऊं, है ना। और यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं, यदि ऐसा हो कि कभी मुझे पशु बनने का मौका मिला, तो मेरा बसेरा नंद बाबा की गायों के मध्य रहने वाली एक गाय के रूप में हो, है ना, ताकि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सके। मतलब यहाँ दोहे में दो ही पद है, लेकिन पूरी जो कविता हम पढ़ते हैं, पूरा सवैया जो पढ़ते हैं उसमें यही है कि रसखान कहते हैं मैं किसी भी रूप में जन्म लूं, जिस भी रूप में जन्म लूं, मैं भगवान कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करूं। तो चाहे मैं ग्वाला बनूं, इंसान बनूं तो ग्वाला बन जाऊं, और पशु बन जाऊं तो नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच की एक गाय बन जाऊं, ताकि भगवान कृष्ण के साथ में रह सकूं। यहाँ काव्य सौंदर्य है, कवि की इच्छा है कि, है ना, कवि की क्या इच्छा है कि मेरा जो जन्म है वो ब्रज भूमि में हो, और फिर है ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग है, ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद आगे अगली व्याख्या को देखते हैं हम लोग। पांचवें नंबर का भी सवैया ही है रसखान का। पाहन हो तो वही गिर को, है ना, वही भगवान कृष्ण से वो ये आशीर्वाद चाहते हैं, या ये मतलब इच्छा करते हैं। वो कहते हैं मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, है ना, कि पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम गिड़ा। वो कह रहे पत्थर बन जाऊं तो मैं मतलब गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, और यदि मैं पक्षी बनूं तो जो यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब है उन पेड़ की कदम की डालियों का पक्षी बन जाऊं। तो देखते हैं हम इसकी व्याख्या को। ये यहाँ है, देखो वो कहता है ना पाहन हो तो मैं पत्थर बनूं, है ना। यहाँ पर देखो प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज सवैये पाठ से लिया गया है ना। देखिए पाठ का नाम सवैये है, और इसके कवि रसखान ने, ध्यान रखना ये पहला बिंदु, पर बिंदु तो आपको कोई से ही गलत नहीं करना, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा तो शायद हो सके वो पूरा ही गलत हो जाए, इसीलिए अपने को
पाठ का नाम और कवि का नाम सही सही लिखना। बहुत आसान है, यदि आप लोग एक दो बार प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर कवि रसखान का ब्रजभूमि के प्रति लगाव प्रकट हुआ है ना। अब यहाँ व्याख्या, कृष्ण भक्त रसखान कवि जो है वो ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं, हे प्रभु अगले जन्म में मुझे पत्थर बनाओ, तो कहाँ का, उसी गोवर्धन पर्वत का अंश बनूं जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर छत्र के रूप में धारण किया, है ना। जब उसी गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया था, जब इंद्र के कोप से बारिश हुई और सभी लोग जो घबरा गए, इतनी बारिश हुई तेज, तो उन्होंने सभी जो उनके गांव वाले थे उनको बचाने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं, और कहते हैं यदि मैं जन्म पक्षी के रूप में हो तो किस रूप में, यमुना नदी यानी कालिंदी नदी यानी यमुना नदी के तट पर स्थित कदम्ब के डालों पर ही मेरा बसेरा हो। प्रभु मैं उनके डालों पर बसेरा करूं, ताकि यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण खेलने आते थे, तो उनके साथ या उनके दर्शन का मुझे मौका मिल जाए। इसके बाद एक कवि की इच्छा है कि मेरा जन्म ब्रजभूमि में काव्य सौंदर्य है, इसको भाव सौंदर्य काव्य सौंदर्य कहते हैं। और फिर कवि की इच्छा है कि मेरा जन्म ब्रज भूमि में हो और ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है ना। ये इसकी जो भाषा है वो कौन सी, ब्रज भाषा, और कबीरदास जी की भाषा संदुक्कड़ी, है ना। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिटेल से बताया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं छठी वाली व्याख्या पर, है ना। तो दोस्तों ये छठी व्याख्या है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, है ना। ये जाली है, यहाँ पर जाती है, यहाँ थोड़ा जाली देख लें, है ना। कई बार होता है प्रिंटिंग में आ जाती है इसमें, है ना, ये जो निदानात्मक है इसमें हुआ ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों को पता चल गया है जाली है। तो ये ग्रामश्री कविता से लिया गया है, और ग्रामश्री कविता जो है प्रकृति के सुकुमार कवि जिन्हें माना गया है वो है सुमित्रा नंदन पंत, और उन्हीं की ये रचना है, और ये उनका यहाँ पर व्याख्या या भावार्थ जो भी हम कह सकते हैं है यहाँ पर। तो सबसे पहले वही बात है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के ग्रामश्री पाठ से लिया गया है, ठीक है, या ग्रामश्री कविता से लिया गया, ऐसा भी कह सकते हैं। इसके कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। प्रसंग, इस काव्यांश में कवि ने खेतों में फैली हरियाली का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है, सुंदर चित्रण किया है, भी लिख सकते हैं आप लोग, सुंदर चित्रण किया है, या सुंदर जो दृश्य है वहां का, कि खेतों के जो गांव में जो खेत होते हैं उन खेतों में जो हरियाली होती है उसका ऐसा दृश्य यहाँ बताया गया है जैसा कि हम लोग सामने से देख रहे हैं, जैसे वो हमारी आंखों के सामने हो। तो आगे देखते हैं भावार्थ। काव्यांश में बताया गया है कि या काव्यांश में काव्यांश है ना का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है ना, ठीक है। यहाँ से इसको काट देते हैं थोड़ा। काव्यांश खेतों में दूर तक फैली हुई मखमल जैसी कोमल हरी घास, एक घरी घास का एक घरी घास घर पर घरी घास का, है ना, यहाँ का लगा दी, हरी घास का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। काव्यांश जो है ना, है ना, ठीक है। अब यहाँ या फिर ऐसा लिख सकते हैं, काव्यांश में कवि, है ना, इसको यहाँ ऐसा कवि भी कर सकते हैं। काव्यांश में कवि जो है वो खेतों में दूर तक फैली हुई मखमल जैसी कोमल हरी घास का सुंदर चित्र प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कवि क्या कर रहा है, सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रहा है, और इस हरियाली पर सूर्य की किरणें ऐसे बिछी हुई है ना, जैसे कि उन पर चांदी की उजली जाली लिपटी हो, है ना, ठीक है। उन पर कैसी सूर्य की किरणें कैसी बिछी हुई है, जैसे उन पर चांदी की उजली जाली लिपटी हो। कवि ने गांव के प्राकृतिक दृश्य को बहुत आकर्षक तरीके से वर्णित किया है। इसके बाद ये काव्य सुंदर है, इस पद में प्रकृति की सुंदरता और शांति का चित्रण है, और दूसरा सुललित खड़ी बोली
और उपमा अलंकार की शोभा यहाँ पर दर्शनीय है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला 7वां है। ये 7वें नंबर की व्याख्या, और ये भी ग्रामश्री से ही ली गई है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। वहां पर जो तरबूजों की खेती हो रही है उसको बताया गया है। तो फिर इसकी व्याख्या कैसे की गई है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, वही वही पंक्ति लिखें, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के ग्रामश्री पाठ से लिया गया है और इसके कवि सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत है, इसको ध्यान रखेंगे। कवि का नाम मैंने आपको पहले बता दिया, किसी भी स्थिति में गलत नहीं लिखना है। यदि आप लिखेंगे गलत तो फिर आपको आपके अंक जो है वो काट लिए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं भावार्थ। प्रस्तुत काव्यांश में पंत जी गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जहां, है ना, सूरज की रोशनी में रेतीले सांप जैसी आकृतियां दिखती है। अब जैसे इसमें मान लेते हैं मैंने प्रसंग नहीं लिखा, तो आप प्रसंग यही लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला, है ना। इसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है ना। आप यहाँ लिखते हैं कि, है ना, प्रस्तुत काव्यांश में यहाँ से लेकर के प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत भावार्थ या प्रसंग में नीचे लिख देता हूँ, है ना, आप कंफ्यूज ना हो, प्रसंग में लिख देता हूँ। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है या हुआ है ना, किया है, या प्रसंग के रूप में लिख लें। ठीक है, और फिर यहाँ व्याख्या है। प्रस्तुत काव्यांश में पंत जी गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी में रेतीले सांप जैसी आकृतियां, जो लहरों का निशान दिखती है ना, तो रेत के ऊपर आकृतियां बन जाती है। पानी आता है फिर वापिस नीचे जाता है, जो पानी तेज गति से रेत पर आता है फिर जाता है, तो उस पर सांप जैसी आकृति बन जाती है, जो रेत को सतरंगी और सुंदर बनाती है। और सरपत जो घास है और तरबूजों की खेती इस दृश्य को और भी मनमोहक बनाती है। ठीक है, इसका अर्थ है ये। इसके बाद काव्य सौंदर्य। कविता ग्रामीण जीवन की सादगी व सुंदरता को दर्शाती है और सरल एवं सरल सरस भाषा का, सरस मतलब बहुत आनंदमय भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। अगला है हमारा 8वां पद्यांश, है ना, 8वां पद्यांश है ये। काली तू रजनी भी काली, ये केदी और कोकिला पाठ से लिया गया है ना। माखनलाल चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, है ना। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी मान सकते हैं, काली लहर कल्पना काली, है ना, और इसमें साधा अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। ठीक है, तो ये केदी और कोकिला जब माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद थे उस दौरान की कविता है ये। तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या को, है ना, और इसके संदर्भ प्रसंग को भी समझते हैं। तो देखते हैं, हम लोग देखेंगे। काली तू रजनी भी काली, है ना, संदर्भ यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के केदी और कोकिला पाठ से लिया गया है और इसके कवि जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी। ध्यान रखेंगे, संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के केदी और कोकिला पाठ से लिया गया और इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी है। कवि का नाम ध्यान रखना है, लेखक का नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ तक कि पाठ को भी सही से लिखना है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भावार्थ। अब भावार्थ क्या है कि कवि जेल में बंद है, तो कवि ब्रिटिश शासन के दौरान जेल में अपने दुखों, है ना, पहले प्रसंग देख लेते। काव्यांश में कोयल की स्वतंत्रता और कवि की केद का अंतर दिखाया गया है। मतलब कोयल क्या, वो स्वतंत्र है और वो जो रोशनदान है जो ऊपर
खिड़की थी ऊपर की तरफ, जो जेल में खिड़की या रोशनदान जिसे कह सकते हैं अपन लोग, वहां पर बैठी थी और वहां से वो कुछ गा रही थी, कुछ बोल रही थी। तो इसको, जो कवि को ऐसा लगा कि ये स्वतंत्र है, इसलिए मुझे चिढ़ाने आई है। तो उसी समय इन्होंने कविता की रचना की और इन्होंने कहा कि कवि ब्रिटिश शासन के दौरान जेल में अपने दुखों और निराशा को व्यक्त करते हैं और कोयल से पूछते हैं, कोयल वहां बैठी हुई है, उससे पूछते हैं कि वह इतने काले माहौल में भी अपने मधुर गीत कैसे गा सकती है, क्योंकि कोयल ऊपर बैठी थी तो स्वतंत्र है ना। तो इतने काले माहौल में भी अपने मधुर गीत कैसे गा सकती है, जहां रात शासन की नीतियां और काल कोठरी, टोपी और जंजीरें, सब कुछ काला है। जहां पर शासन की नीतियां और काल कोठरी, टोपी और जंजीरें, सब कुछ काला है ना। उनकी नीतियां भी काली है, कोठरी जो काल कोठरी जो जेल है वो भी पूरा काला रंग से पुता हुआ है, टोपियां भी काली है, जंजीरें जो है जिनसे उनके हाथ बंधे हैं सब कुछ काला है, जो स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचारों और निराशा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये इनका भावार्थ है। ये इसके बाद है काव्य सौंदर्य। काव्यांश गुलामी और अन्याय की स्थिति को दर्शाता है और सरल एवं सरस भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। फिर अगली व्याख्या को देखेंगे, अगले भावार्थ को देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये अगला भावार्थ है, मेघ आए बड़े बनठन के समक्ष, है ना। ये मेघ आए कविता से लिया गया है और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ध्यान रखेंगे, है ना। और ये हमारा जो मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल है हमारा, ये मॉड्यूल से ही मैंने आपको तैयारी की है और तैयारी करवाई है आपसे। तो ये अंतिम भावार्थ है इसका। इसके अलावा भी यदि मुझे ऐसा लगे कि और भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भावार्थ है तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। अभी हम लोग जो ये भावार्थ है इसको देखते हैं, है ना। तो इसको देखते हैं, इसके कवि और इसके बारे में समझते हैं। तो ये अंतिम है, ये है ना? इसी मॉड्यूल के अनुसार बाकी मुझे महत्वपूर्ण लगेगा तो मैं आपको अगली वीडियो में और भी बताऊंगा। मेघ आए बड़े बनठन, है ना। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के मेघ आए पाठ से लिया गया है ना। ध्यान रखेंगे इसको। प्रस्तुत काव्यांश भी कह सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश, गद्यांश नहीं, पद्यांश भी कह सकते हैं और प्रस्तुत कविता भी कह सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के, पुस्तक का नाम क्षितिज है, ये आपको पता है सभी को। और पाठ कौन सा? मेघ आए, पाठ से मेघ आए कविता से लिया गया है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। दोस्तों ध्यान रहे, अपने को बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना है, कहीं से कहीं तक हम लोग गलत न हो जाए वहां पे जाके, है ना। फिर आगे देखते प्रसंग। काव्यांश में मेघ को गांव में आए शहरी मेहमान के रूप में चित्रित किया है ना। है ना, यहाँ पर क्या हुआ है? काव्यांश में मेघ को गांव में आए शहरी मेहमान के रूप में चित्रित किया है। बादलों को क्या किया है? गांव में जो मेहमान आए ना, उनको शहरी मेहमान के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। जैसे भावार्थ क्या है? बादलों के आगमन का मानवीकरण करते हुए, वर्षा ऋतु के उल्लास का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बादल सज धज कर आए, है ना। अब यहाँ पर बादलों का मानवीकरण है। जब प्रकृति के जो जड़ पदार्थ होते हैं या चेतन पदार्थ होते हैं, जिनको हम मानव की तरह, है ना, हरकत या क्रियाकलाप करते हुए दर्शाएं, है ना। जैसे पृथ्वी नाच रही है ना। जो वो पेड़ मुस्कुरा रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही है ना, है ना। चांदनी रात नाच रही है ना। चांदनी रात धरती पर उतर रही है, इस तरह से। तो मानव की तरह क्रियाकलाप दर्शाएंगे तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। बादलों के आगमन का मानवीकरण करते हुए, वर्षा ऋतु के उल्लास का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बादल सज धज कर आए हैं और उनके आने से पहले हवा नाचती गाती आगे आगे चल रही है। जब बादल सज धज करके आए हैं, दूल्हे के रूप में आए हैं, और जब दूल्हा गांव में आता है तो उसके आगे आगे महिला नाचती है। तो ये जो हवा है ये नाचने का काम कर रही है, नाचती गाती हुई आगे चल रही है, जिससे गांव की सभी दरवाजे खिड़कियां उनके स्वागत में खुल गए। आपने देखा होगा जब बारात निकलती है तो चाहे कितनी भी रात में दूल्हे की बारात निकले, है ना,
तो उस बारात में जब घोड़ी के आगे बैंड बाजे होते हैं, लोग नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तो गाँव के जो भी गाँव में शहरों के जो भी लोग हैं अपने घरों के छतों पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से देखते हैं या नीचे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और उस बारात का उसके जो नाच का जो जिसमें नृत्य करते हैं उनका आनंद उठाते हैं, है ना? तो सभी दरवाजे खिड़कियाँ उनके स्वागत में खुल गए हैं, जो गर्मी के बाद प्रकृति में आए बदलाव और खुशी को दर्शाता है। जैसे ही गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ गर्मी होती है तो गर्मी का मौसम सूखा मौसम होता है तो उसमें बहुत लोग परेशान होते हैं। जैसे ही बादल आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नए मेहमान हमारे गाँव में आए हैं। प्रकृति में बदलाव और खुशी को दर्शाता है, जैसे शहर में कोई मेहमान अर्थात दामाद जो है वो गाँव आया हो। ठीक है, काव्य सौंदर्य देखते हैं दोस्तों इसका। व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है और मानवीकरण तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है। हमारे पाठ्यक्रम में हमारे कक्षा 9वीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार। इस बात का ध्यान रखेंगे अपने को, दोनों ही अलंकारों का ध्यान रखते हुए ही हम सभी अलंकारों के भी, इससे पहले मैंने आपको अलंकार से संबंधित वीडियो आपको डाल दी है कक्षा 9वीं के लिए। यदि फिर भी आपको आवश्यकता लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और आपको वो नहीं समझ में आया हो तो मैं और अच्छे से वीडियो बना करके आपको सेंड आपके अपने मेरे चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस के अनुसार आज हमने इस काव्यखंड में जो भी महत्वपूर्ण पाठ थे उनकी हमने व्याख्या को भावार्थ को तैयार किया। और दोस्तों ये 17 अंक का है ये पूरी इकाई, और इसमें से 3 अंक की एक व्याख्या आती है और व्याख्या के अथवा में 2 प्रश्न आते हैं जिसमें से एक करना होता है। और वैसे व्याख्या जो है गद्य और पद्य मिलाकर के 2 आती है, 3 और 3 6 अंक का है ये प्रश्न। तो अपने को ध्यान रखना है कि अपने को हम लोग केवल एक बार लिखना सीख जाएंगे तो फिर आगे आप कभी भी समस्या आपको नहीं आएगी। शुरू-शुरू में बच्चों को लगता है बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है ये और इसमें आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी आशा के साथ हम लोग वीडियो को विराम देते हैं। अपने दोस्तों को और जोड़िए इसमें और साथ में अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ, और साथ में जब भी आपको कहीं और भी हिंदी विषय में कहीं भी समस्या लगे, आप मुझसे कभी भी मेरे मोबाइल पर या व्हाट्सएप मैसेज से के द्वारा या फिर आप कमेंट जो बॉक्स है नीचे उसमें जब भी आप चाहें आप मुझे कांटेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।